अगर मैं आज की डेट में क्लास 10th का स्टूडेंट होता, नेक्स्ट ईयर मुझे बोर्ड एग्जाम देना होता, तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहती भाई। और मैं अपनी क्रेडिबिलिटी बता देता हूं। मैंने 10th के बोर्ड एग्जाम में 10 सीजीपीए स्कोर किया था। प्रूफ के लिए यहां पे सर्टिफिकेट भी लगा दूंगा। मेरी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी क्या रहती, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करता, मैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को लेके क्या अप्रोच रखता, मैं सिलेबस कब तक खत्म करता, एमसीक्यूज, एजर्शन रीजन, केस स्टडी क्वेश्चन जहां पे यूजुअली सीबीएसई अच्छे सवाल पूछता है, इन तीनों सेक्शंस के लिए मैं कहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करता, सारी चीजें मैं तुम्हारे सामने डिस्कस करने वाला हूं। नंबर 1 मेरी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी क्या रहती। दोस्तों कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, एसएसटी हो, इंग्लिश हो, मैं कोई सा भी चैप्टर कवर करूंगा ना अगर, तो मैं उसको एकदम 100% कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ करूंगा। उस चैप्टर में जितनी भी थ्योरी है, जितने भी कॉन्सेप्ट है, उन सबको एकदम इन डेप्थ तरीके से मेरे को समझना पड़ेगा। मेरे को बिटवीन द लाइंस चीजें कवर करनी पड़ेंगी। अब सिर्फ सरफेस लेवल पर पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं ये देखता पैटर्न को कि पैटर्न चेंज हो गया है। और अब सीबीएसई क्या कर रही है बोर्ड एग्जाम में, आपकी जो एक्टिविटीज होती है एनसीईआरटी में, वहां से इनडायरेक्टली सवाल फ्रेम कर दिया जाता है। जो इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन होता है एनसीईआरटी में, जिसको एज अ स्टूडेंट हम लोग इग्नोर कर देते हैं, वहां से भी डायरेक्टली उठा के केस स्टडी क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं। तो मेरे को एनसीईआरटी को एकदम इन डेप्थ लेवल पर बिटवीन द लाइंस पढ़ना होता। और कॉन्सेप्ट्स की 100% अंडरस्टैंडिंग मैं वन शॉट से भी कवर कर सकता हूं अगर मैं यूट्यूब से पढ़ रहा हूं, और अगर मैंने पेड बैच लिया हुआ है तो मैं वहां से कवर करूंगा। लेकिन मैं हर एक चैप्टर को थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, कहीं से भी ना 99% भी नहीं होना चाहिए, 100% अंडरस्टैंडिंग के साथ चीजों को कवर करना है। और उसके बाद मैं क्वेश्चंस कहां से लगाता, मैं पूरे के पूरे साल ना एक ही स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करता। अगर आप टॉपर्स के पैटर्न्स को देखोगे ना यार, तो कोई सा भी टॉपर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कि मल्टीपल बुक्स फॉलो करता है। तो चाहे एडुकार्ट हो, चाहे अरिहंत हो, चाहे ओसवाल हो, मैं कोई सा भी एक ब्रांड को फॉलो करता और थ्रू आउट द ईयर इसी की ही बुक फॉलो करता। ऐसा नहीं करता कि यार मान लो मैंने ले ली ओसवाल की बुक, अब मेरे दोस्त ने मेरे को बोल दिया कि यार ये बुक ना ज्यादा अच्छी है, जो तू कर रहा है उससे ज्यादा अच्छी है, और मैंने वो बुक फटाफट से ऑर्डर कर ली। फिर तीसरे दोस्त ने बोला कि नहीं यार, जो तू 2 बुक लेके पढ़ रहा है ना, इससे भी अच्छी बुक ये है, और मैंने वो तीसरी बुक भी ऑर्डर कर ली। मेरी स्टडी टेबल पे इतनी सारी बुक्स इकट्ठी हो जाएंगी और मैं कंफ्यूज रहूंगा थ्रू आउट द ईयर कि भाई मैं इस बुक से क्वेश्चन लगाऊं या फिर इस बुक से क्वेश्चन लगाऊं। तो भाई मैं कौन सी बुक्स फॉलो करता, मैं टॉपर्स को और अपने सीनियर्स को जिन्होंने टॉप किया है उनकी बात सुन के मैं ये 5 बुक्स फॉलो करता। लेकिन यही 5 बुक्स थ्रू आउट द ईयर मेरे को फॉलो करनी थी। ये 4 बुक्स जो 4 क्वेश्चन बैंक्स हैं, इससे मेरे चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, एजर्शन रीजन, केस स्टडी क्वेश्चन, पीवाईक्यूज सब कुछ कवर हो जाएंगे। और ये 5वीं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बैंक है, इससे मेरे हर एक सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का बेस बन रहा है। तो भाई नवंबर तक मैं ये 5 बुक्स को अच्छे से कंप्लीट करता, कहीं पर भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, नवंबर तक मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करता। अब नवंबर के बाद ना मेरा माइंडसेट एकदम से चेंज हो जाएगा भाई। अभी तक मैं क्या फोकस कर रहा हूं कि मैं हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से डेप्थ में समझूं, फिर उसकी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं एनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रहा हूं, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज कर रहा हूं, एमसीक्यूज, एजर्शन रीजन, केस स्टडी क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का भी बेस बना लिया है। लेकिन अब नवंबर के बाद चैप्टर वाइज से सीधा तुमको मिक्स क्वेश्चंस की मेंटालिटी में स्विच करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को यह पता होता दोस्तों कि एक्चुअल बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं है कि रियल नंबर्स के सवाल आएंगे पहले 2, फिर पॉलिनोमियल्स के सवाल आएंगे, वहां पे मिक्स सवाल आएंगे। तो क्या मैं वो मेंटालिटी डेवलप कर पा रहा हूं? ट्रिग्नोमेट्री के बाद सीधा सरफेस एरिया का सवाल आ गया, तो मैं दिमाग को स्विच कर पा रहा हूं, एकदम से मैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे स्विच कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। तो नवंबर के बाद ना फुल सिलेबस के हिसाब से मेरा माइंडसेट चेंज हो जाता। तो अब मैं ये चैप्टर वाइज चीजों को छोड़ देता। तो नवंबर के बाद से नंबर 1 में पहले सैंपल पेपर्स मंगाता, हर एक सब्जेक्ट के लिए जो भी स्टैंडर्ड सैंपल पेपर मेरे को मंगाना है मैं वो मंगाता। सेकंड, मैं हर एक सब्जेक्ट के लिए ईयर वाइज पीवाईक्यूज करता, और वो भी ऐसे सिलेक्टेड पीवाईक्यूज करता जो कि थोड़े से नए हैं, ट्रेंडी पीवाईक्यूज हैं, वैसे पीवाईक्यूज पे मैं ज्यादा फोकस करता। तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नवंबर के बाद मैं अपने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता। एमसीक्यूज, एजर्शन रीजन, केस स्टडी क्वेश्चन जहां से यूजुअली सीबीएसई अच्छे सवाल पूछता है और मेरे को पता है कि यार यहीं पर ही ना मेरे मार्क्स लूज करने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, तो मैं अपनी एमसीक्यूज करने की प्रैक्टिस, एजर्शन रीजन करने की प्रैक्टिस, केस स्टडी क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता। और ये भी मैं मिक्स तरीके से करता, फुल
सिलेबस के हिसाब से करता, चैप्टर वाइज नहीं करता। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं ये भी फोकस करता कि यार मैं हर सब्जेक्ट के लिए ना कुछ ऐसे सवाल भी देखूं जो अभी तक मैंने नहीं फेस करे हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा टाइम ना नए क्वेश्चंस को, हॉट्स लेवल के क्वेश्चंस को करने पे भी लगाता, जिससे मेरे को ये श्योरिटी मिलती कि यार अगर मैं 93-94% वाले लेवल पर पहुंच गया हूं ना, क्या मैं अपने आप को थोड़ा सा और अपस्केल कर सकता हूं, अपग्रेड कर सकता हूं, नए सवाल करके, अनदेखे सवाल करके, जिससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग और बेटर हो रही है। और बाय चांस अगर मेरे सेट में, चाहे वो मैथ्स का पेपर हो, चाहे वो साइंस का पेपर हो, अगर अच्छे सवाल डल गए 3-4, तो ऐसा ना हो कि यार मैंने पूरे साल बहुत मेहनत करी है, लेकिन तुमको पता है कि एग्जाम के टाइम पे कितना प्रेशर रहता है। तो अगर तुम एग्जाम से पहले 2-3 महीने पहले से ही अपने दिमाग को ट्रेन करने लगोगे फॉर न्यू क्वेश्चंस, तो एग्जाम टाइम पे पैनिक नहीं करोगे नए सवाल को देख के। अगर पैनिक कर गए उस मूवमेंट में, तो हो सकता है कि अगर तुम 80 on 80 टारगेट कर रहे हो, शायद 75 पर लैंड करो, जो कि बुरा स्कोर नहीं है, लेकिन फिर भी दिल दुखेगा यार, क्योंकि पूरे साल 80/80 के हिसाब से मेहनत करी थी और कुछ नए सवाल आ गए सर, किस्मत ने भी साथ नहीं दिया। सेट में 2 सवाल बहुत अच्छे आ गए, नए सवाल आ गए और मैं ऑन द स्पॉट नहीं सोच पाया। तो ये सारी की सारी चीजें, मैं अगर क्लास 10th का स्टूडेंट होता तो भाई मैं ये स्ट्रैटेजी फॉलो करता। आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है, आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल के चली जाइए। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको मेरे चैनल पर मैथ्स के लिए हर एक चैप्टर के 0 to कॉम्पिटेंसी लेवल के वन शॉट्स मिल जाएंगे। ऑर्डिनरी वन शॉट्स नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, जो मैंने आपको बताया ना, बिटवीन द लाइंस वाले कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस करता हूं मैं अपने वन शॉट में। और हर एक वन शॉट के बाद आपको चैप्टर वाइज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का लेक्चर भी मिलेगा मेरे चैनल पर। चैनल को जाके एक्सप्लोर करना। क्लास 10th मैथ्स में अगर 100 on 100 का टारगेट है तो सब्सक्राइब करके रखना कि अच्छे सवाल तुमको इसी चैनल पर प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दिस इज माय एक्सक्लूसिव मैथ्स 10th कम्युनिटी। इस कम्युनिटी में हम लोग भाई क्वेश्चन शेयर करते हैं, मैं प्राइस क्वेश्चंस भी शेयर करता हूं। ऑलमोस्ट 250+ स्टूडेंट्स इस कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं, जो कि 80 on 80 या फिर मैथ्स में इंप्रूवमेंट करने का टारगेट ले रखे हैं, या फिर जिनको मैथ्स पसंद है और उनको चैलेंजिंग क्वेश्चंस करने में मजा आता है। तो अगर आप भी ऐसे स्टूडेंट हैं, इस कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन कर लेना। जय हिंद, जय भारत।